अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी का यूनिट 2 कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। ऑब्जेक्टिव्स जो हम इसमें कवर करेंगे: डिफाइन द टर्म ऑफ हेल्थ, डिजीज़ एंड वेलबींग, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन, नंबर 3 एनलिस्ट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ इन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, अंडरस्टैंड द हेल्थ इंडिकेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हेल्थ। WHO ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। यानी कि WHO ने हेल्थ के बारे में कहा कि जिसमें फिज़िकल, मेंटल और सोशल तीनों तरीक़ों से आपको ठीक होना ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी कहला सकते हैं अपने आप को। जबकि इन 1986 में WHO मेड फर्दर क्लैरिफिकेशंस: a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources as well as physical capacities. से हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप एक पूरा दिन सही तरह गुजार सको। इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, आपका पॉजिटिव माइंड होना चाहिए ताकि आप और आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सको। अब हेल्थ के तीन हमारे पास कंपोनेंट्स हैं: फिज़िकल कंपोनेंट, मेंटल कंपोनेंट्स एंड सोशल कंपोनेंट्स। फिज़िकल कंपोनेंट्स में हमारे पास फंक्शनिंग आ जाती है, हमारे बॉडी स्टेट की, हमारे सेल्स ऑर्गन्स पूरी तरह सही तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेंटल कंपोनेंट्स में हमारा बैलेंस आ जाता है, इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग के दरमियान हम अपने आप के और इन्वायरमेंट के दौरान क्या सोच रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है सोशल, यानी सोशल इंटरेक्शन, लोगों से आप किस तरह मिलते हैं, बात किस तरह करते हैं, कम्युनिकेशन आपकी किस तरह है, अच्छी है या बुरी है, या सोशल गैदरिंग आपकी बहुत कम है, या आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। फर्स्ट हमारे पास है सोशल, जो कि इकोनॉमिक लेवल पर होता है, लाइफस्टाइल पर होता है, फैमिली और कल्चर की बेस पे डिपेंड करता है। इंटेलेक्चुअल, जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड और पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। फिज़िकल, जेनेटिक इनहेरिटेंस पे या डेवलपमेंटल लेवल पे और जेंडर पे डिपेंड करता है। और उसके बाद स्पिरिचुअल जो हमारा है वो बिलीवर्स एंड वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हमारा इमोशनल है कि हमारी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है किसी भी कंडीशन की तरफ। उसके बाद डेफिनेशन आती है हमारे पास वेलनेस की। अब WHO ने वेलनेस के बारे में क्या डेफिनेशन दी है: स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि बिल्कुल ऑप्टिमल हेल्थ पर हो, यानी कि उनकी फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल तीनों में क्या हो, बिल्कुल ऑप्टिमल अच्छी हो। 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास आता है इमोशनल। इमोशन आप देखते हो कोपिंग इफेक्टिवली विद लाइफ एंड क्रिएटिंग सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप आप बनाने की कोशिश करते हो और इमोशनली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हो। सेकंड हमारे पास फाइनेंशियल भी आपको ताकतवर होना चाहिए, यानी कि आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप अफोर्ड कर सको ताकि आप अपनी आने वाली ज़िंदगी अच्छे से गुजार सको। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल, जो कि डेवलप करता है सेंस ऑफ कनेक्शन, बिलोंगिंग, कि आप कहीं बिलोंग करते हो, कि आपका कोई सिस्टम है या वेल डेवलप सपोर्ट सिस्टम में आप अपने घर वालों को पर ज़्यादा डिपेंड करते हो या लोगों पे ज़्यादा डिपेंड करते हो या दोस्तों पे। उसके बाद हमारे पास है स्पिरिचुअल, जो कि एक्सपेंड करते हैं हमारे सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग इन लाइफ, सही है कि हम ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल, जो कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या इनरिचमेंट, या कोई भी हमारा वर्क होता है कि हमारी का ऑक्यूपेशन है कि हम ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फिज़िकल, जिसमें हम देखते हैं कि फ़िज़िकली एक्टिविटी हमारी कितनी है, डाइट हम कैसी ले रहे हैं, स्लीप कैसी है हमारी, प्रॉपर हो रही है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं प्रॉपर हैं या नहीं है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल, जो कि रिकग्नाइज़ करते हैं हमारे क्रिएटिव एबिलिटीज़ को और उसको फाइंड करते हैं कि हमें किस तरह उनको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या हम ज़्यादा नॉलेजेबल बन सकते हैं और हमारी जो स्किल्स हैं उनको हम अच्छे से अच्छा बना दें। लास्ट में हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल, सही है कि आपके पास गुड हेल्थ होनी चाहिए और आपके पास
इन्वायरमेंट भी सही तरह होना चाहिए। ऐसा ना हो इन्वायरमेंट की वजह से कभी कभार हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है, तो इन्वायरमेंट भी बहुत मेजर रोल अदा करता है इसमें। अब वेल बीइंग में डिफरेंस देख लेते हैं कि सिंपल टर्म में किस तरह इसको कहा जाता है। वेल बीइंग के अंदर हमारा कंटेंटमेंट आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है, जिसमें हमारी एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन एंजाइटी में हम नहीं होते, सेटिस्फेक्शन हमारी होती है लाइफ के साथ, फुलफिलमेंट हो रही थी और पॉजिटिव फंक्शनिंग हमारी हो रही होती है। अगर सिंपल टर्म में कहना चाहें तो हमें कि इसमें क्या है, हम जजिंग करते हैं लाइफ पॉजिटिवली एंड फीलिंग गुड। लाइफ को हम पॉजिटिवली जज करते हैं और अपने आप को बेहतर फील करवाते हैं। अब हेल्थ वेलबींग पैराडिगम क्या है कि जिसमें हम हेल्थ वेलबींग का एक मॉडल दिया गया है कि जिसमें आप देखते हैं कि वो सेंस ऑफ वेलनेस है will not be achieved without having a balance in key elements. A sense of wellness will not be achieved without having a balance of key elements. सही है, जो इनमें जितने भी की एलिमेंट्स हैं डायग्राम में जो आपको दिखाए गए हैं, इन सब की बेस पे हम क्या कर सकते हैं, गोल अचीव कर सकते हैं इस पूरे गुलदारे में जो दिखाए गए हैं। अगर इनमें से एक भी की वर्ड या की एलिमेंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अचीव नहीं कर सकते वेलनेस को। इसमें हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी आ जाता है, हेल्थ एंड एलाइड सर्विसेज आते हैं, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंटल, उसके बाद हमारे पास साइकेट्रिक, स्पिरिचुअल, फिज़िकल, सोशल, उसके बाद हमारा हेल्थ वेलबींग बनता है। अब ये इंडिविजुअल कम्युनिटी डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ अ पर्सन को। नॉइज़ पोल्यूशन, अगर आप शोर शराबा ज़्यादा होते तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज़ अगर होती हैं या वेदर या क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से हमारे पर अफेक्ट पड़ता है। अर्बन डिज़ाइन अगर हो उसकी वजह से पड़ता है। इंटरेक्शन विद ह्यूमंस और लैक ऑफ, सही है, किसी जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप में रहते हैं, दूसरे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, वो अगर लोगों से बात करें, लोग उनसे बात करना चाहें तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उनके लिए। ट्रॉमा या एक्सीडेंट हो जाए, वर्क प्लेस में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई हादसा हो जाए, या कोई पैथोजेन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर आ जाए और आपको बीमार करे, या हेल्थ केयर इंटरवेंशंस आप लोग ना करें, या टॉक्सिन्स आ जाएं एयर के अंदर, या कंटामिनेशन फूड या वाटर आप खा लें तो उसमें हो सकता है। वेलबींग असेसमेंट टूल है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं इसका कमेंट सेक्शन में या अपने वीडियो के लिंक में दे दूंगा। नेक्स्ट हमारे साथ है डिज़ीज़ का नॉर्मली मतलब अगर हम निकालें विदाउट ईज़ या अनईजीनेस, सही है कि कोई भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ आपको नहीं है फिज़िकली और मेंटली। से डिज़ीज़ क्या है, डिसफंक्शनिंग ऑफ द बॉडी नॉर्मल हीमोस्टेसिस प्रोसेस है, सही है, कि जिसमें हम क्या होता है जो हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही होती है उसका डिसफंक्शन हो जाते नहीं, वो सही तरह प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती तो उसको डिज़ीज़ कहते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ डेवलपमेंट किस तरह की किस तरह डिज़ीज़ डेवलप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंजाई, बैक्टीरिया, पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी को देखता है कि जिस पेशेंट को या जिस बंदे को जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको वो ईज़िली बीमार कर सकता हो, सही है। उसके बाद एक्सपोजर होता है, एटियोलॉजी पैथोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद पैथोलॉजिक चेंजेस आती हैं जो कि स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़ है कि जिसमें होस्ट क्या करता है, मॉलिक्यूलर या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करके किस पे पहुंच जाता है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स पे पहुंचा देता है। उसके बाद यानी कि उसको डायग्नोस किया जा सकता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, साइन एंड सिम्टम उसके शो होते हैं। और उसके बाद स्टेज ऑफ रिकवरी आती है, डिसेबिलिटी, डेथ, रिकवरी। तीन चीज़ें हमारे पास है, या तो रिकवरी होती है, डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है। मेजर्स ऑफ डिजीज़ क्या है, दो तरीके हैं। मॉर्बिडिटी, जो कि मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है कि डिजीज़ रेट कितने लोग बीमार हो रहे हैं, रिलेवेंस और इंसिडेंस रेट कितना है। मोर्टेलिटी क्या है कि कितने लोग मर रहे हैं, इंसिडेंस रेट कितना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ कॉजेशन क्या है, कॉज क्या है कि किस वजह से हो रहा है, समथिंग विच हैज़ एन अफेक्ट, से कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपके ऊपर अफेक्ट हो रहा हो तो वो क्या कहलाता है, कॉज कहलाता है।
इन एपिडेमियोलॉजी के अंदर कॉज क्या है कि ऐसी चीज़ जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ को या हेल्थ को या प्रोडक्शन स्टेटस को क्या करे, अफेक्ट करे पॉपुलेशन के अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ काजेशन के अंदर हम क्या देख लेते हैं, इसके सेवरल मॉडल्स हैं, सही है, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। और जो मोस्ट वाइडली अप्लाइड मॉडल्स हैं वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है या एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल है, वेब है और व्हील है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, जिसमें आप ट्रायंगल देख सकते हैं, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एजेंट होता है, ससेप्टेबल होस्ट होता है जिसको वो ईज़िली बीमार कर सकता है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल वीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसके कि इसको अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तो अपने आप को मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके जा सकता है और होस्ट को बीमार कर सकता है या डिजीज़ दे सकता है। एपिडेमियोलॉजी के ट्रायंगल के अंदर होस्ट के अंदर हमारे पास एज, सेक्स, रेस, जेनेटिक प्रोफाइल या प्रीवियस डिजीज़ या इम्यून स्टेटस कहा जाता है, रिलीजन, कस्टम्स, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद एजेंट में हमारे बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल में पॉइजन, अल्कोहल, स्मोक, फिजिकल में ट्रोमा, रेडिएशन, फायर, न्यूट्रिशन में लैक या एक्सेस। एनवायरनमेंट में अब आप देखना चाहें तो टेम्परेचर देखते हैं, ह्यूमिडिटी, एटीट्यूड क्या है, क्राउडिंग, हाउसिंग सोसाइटी, नेबरहुड, वाटर, मिल्क, फूड, रेडिएशन, पोल्यूशन, नॉइस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो होस्ट फैक्टर्स क्या है, होस्ट फैक्टर्स यानी कि ससेप्टेबिलिटी या रिस्पॉन्स टू एन एजेंट इंक्लूड के अंदर क्या आ जाते हैं कि किस तरह पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसकी एज देखिए, अगर ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं, रेस कौन सी है उनकी, सेक्स क्या है उनका, मेल फीमेल, ब्रीड कौन सी है, फीड और फीडिंग हैबिट्स क्या है उनकी, ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस क्या है, सोशियोलॉजिकल स्टेटस क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्टडी की जाती है। न्यूट्रिशन, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर एग्जांपल यानी कि एनाटॉमिक उनका स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल मेकअप, रेयरिंग प्रैक्टिसेस, ये सब उनकी देखी जाती है होस्ट फैक्टर्स में। एजेंट फैक्टर में इन्फेक्शस एजेंट देखा जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट। न्यूट्रिटिव में एक्सेसिव और डिफिशिएंसीज देखी जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम है या ज़्यादा हो गया, विटामिन कम है उसकी बॉडी में या ज़्यादा है, प्रोटीन्स कम है या ज़्यादा है उसकी बॉडी के अंदर। केमिकल एजेंट्स में उसके कार्बन मोनोऑक्साइड, ड्रग्स, मेडिकेशन या फिजिकल एजेंट्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन देखी जाती है। अब मोर एजेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विरुलेंस, पैथोजेनिसिटी, डोज, ID50, LD50 ETC आ जाता है। केमिकल एजेंट्स, टॉक्सिन, पोल्यूटेंट्स में टॉक्सिसिटी, डोज, पेनिट्रेबिलिटी, स्टेबिलिटी, हाफ लाइफ, ETC। इनकी ये सब चीज़ें आप लोगों को जस्ट याद करनी है, रिवाइज होना चाहिए। MCQs में पूछा जा सकता है कि फिजिकल एजेंट्स, रेडिएशन, साउंड, विंड, फ्लूइड, सॉइल, ETC में क्या आता है, कंपोजिशंस, मैग्नीट्यूड एंड एक्सपोजर टाइम देखा जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल के अंदर जो लास्ट में हमारे पास आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है, जो कि अफेक्ट करते हैं एजेंट को एज वेल एज होस्ट को और उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं एक्सपोजर की। उसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे जियोलॉजी या क्लाइमेट, कौन से जियोग्राफिक लोकेशन पर रह रहा है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ज़्यादा गर्मी है, सर्दी है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। सेकंड हमारे पास देखा जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके अंदर देखा जाता है जैसे इंसेक्ट्स वहाँ पे किस तरह है, किस तरह ट्रांसमिट होता है एजेंट एक से दूसरे में। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स वहाँ के किस तरह है, क्राउडिंग है, इसे प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम, सैनिटेशन है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं है उनको, ये सब चीज़ें उनमें देखी जाती हैं। एजेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि आपको लाजमी याद होनी चाहिए और पेपर्स में ये बिल्कुल आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्फेक्टिविटी। इनफेक्टिविटी क्या है, द एबिलिटी टू ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू कॉज इन्फेक्शन, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन एक्सपोज टू एन इन्फेक्शन एजेंट हु बिकम इन्फेक्टेड। सही, इनफेक्टिविटी क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन एजेंट कॉज करता है इन्फेक्शन, एक को इन्फेक्शन, एक से इन्फेक्शन दूसरे में चला गया तो इन्फेक्टिविटी कहलाता है। पैथोजेनिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू कॉज डिजीज़ आफ्टर इन्फेक्शन, से डिजीज़ होने के बाद आपको इन्फेक्शन क्या करवाए, इन्फेक्शन हो जाए आपको।
विरुलेंस क्या है कि एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू कॉज सिवियर डिजीज़, जो कि सिवियर डिजीज़ आपको कॉज करे वो क्या है, विरुलेंस है, जिसको प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन विद द डिजीज़ हु बिकम सिवियरली इल और डाई, या तो वो सिवियरली कुछ ज़्यादा ही क्रोनिक में बीमार हो जाता है या डेथ हो जाती है उसकी। टॉक्सोजेनिसिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ द पैथोजन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इंजीरियस सब्सटेंस दैट डैमेज द होस्ट। सही है, कोई ऐसा केमिकल बनाता है उसकी बॉडी के अंदर के उसको डैमेज कर रहा, होस्ट को अपने डैमेज कर रहा होता है। रेजिस्टेंस क्या है, एबिलिटी नॉट टू अफेक्ट बाय समथिंग, से कि किसी भी चीज़ से उसको कोई असर नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता या असर नहीं होता। एंटीजेनिसिटी, द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज़ एबल टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। सही है, एंटीजेनिसिटी क्या है, किसी भी डिग्री में या किसी भी सब्सटेंस को क्या कहता है, स्टिमुलेट कर सकता हो, अपने इम्यून रिस्पॉन्स से उसको ख़त्म कर सकता हो। नेक्स्ट हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में यानी कि एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, हम तीनों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और ये सब आप लोग दोबारा आपको रिवाइज कर लेना चाहिए और याद हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब ऑफ कॉजेशन। सही है, वेब ऑफ कॉजेशन क्या है कि मछली के जाले की तरह, जिस तरह पिक्चर में भी दिखाया गया है, बहुत सारे इसके हो सकते हैं, बिहेवियर, एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस, अननोन फैक्टर, जीन्स, माइक्रो, फिनोटाइप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। और ये ज़्यादातर किसको, क्रोनिक डिजीज़ को एड्रेस करने के लिए किया जाता है, और ये यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए भी किया जा सकता है, और मल्टी फैक्टोरियल या मल्टी एटियोलॉजिकल नेचर ऑफ कॉजेशन ऑफ मैनी डिजीज़ में देखा जाता है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज़, चाइल्डहुड डायरिया, इन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ वेब ऑफ कॉजेशन, हेरिडिटी की वजह से हो सके, डाइट, लंग कैंसर, इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशन, स्मोकिंग, यानी कि एक मछली का जाला बना के बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं कि किस वजह से क्या कॉज इसकी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है चेंज इन लाइफस्टाइल, अबंडेंस ऑफ फूड, स्मोकिंग, उसकी वजह से ओबेसिटी की वजह से हाइपरलिपिडेमिया, उसके कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। सही, उसकी तरफ हो जाए कि अगर फिज़िकली चेंजेस के अंदर लैक ऑफ फिज़िकल आ जाता है, इंक्रीज कैटाकोलामाइंस के थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी होती है और कोरोनरी ऑक्लूजन होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है या मायोकार्डियल। सही है, स्ट्रेस की वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से हाइपरटेंशन, एजिंग, अदर फैक्टर्स की वजह से हाइपरटेंशन, चेंज इन वॉल ऑफ आर्टरीज हो जाता है, और आखिर में कोरोनरी ऑक्लूजन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वेब ऑफ कॉजेशन होता क्या इस तरह है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन एक प्रोसेस है इन्फेक्शन का जो कि बिगन होता है एजेंट जैसे ही बॉडी को लीव करता है पोर्टल ऑफ एग्ज़िट या पोर्टल ऑफ एग्ज़िट के, और दूसरी एंट्री ढूंढता है, यानी कि पोर्टल ऑफ एंट्री ढूंढने की कोशिश करता है, और ससेप्टेबल होस्ट चूंकि उसको चाहिए होता है ताकि वो इजली उसको इन्फेक्ट कर सके। सही, ये हमारे पास व्हील मॉडल है। व्हील मॉडल में आप सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तीनों एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं और बीच में होस्ट होता है। और ये हमारे पास चेन ऑफ इन्फेक्शन है जिसमें पैथोजन, रेजरवायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह हो रहा है, पोर्टल ऑफ एंट्री किस तरह हो रही है, और न्यू होस्ट किस तरह बन रहा है, या किस तरह वो न्यू होस्ट अपना बना रहा है दूसरी जगह उस पोर्टल ऑफ एंट्री के ज़रिए जाके। एप्लीकेशंस क्या आ जाते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड के अंदर क्या आ जाता है, ये एक इन्हेंस और अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेबल डिजीज़ को सर्च करता है, और ये वर्क करता है बोथ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ पर। सेकंड हमारे पास वेब ऑफ कॉजेशन है जो कि एड्रेस करता है क्रोनिक डिजीज़ को, और ये अप्लाई किया जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ पर यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पर्पस ऑफ स्टडिंग कॉज एंड इफेक्ट क्या है एपिडेमियोलॉजिकल, जाके हमें जनरल नॉलेज हो ताकि हम किसी भी बीमारी को किस तरह प्रिवेंट कर सकें या किसी भी डिजीज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकें। हमें डिस्टिंग्विशिंग नेचुरल फॉर्म ऑफ अदर कॉजेज़ बताता है कि किस वजह से डेथ एंड लॉस ऑफ रिड्यूस प्रोडक्शन होती है यूटिलिटी की, और हमें उसका पता लगता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह है और स्प्रेड किस तरह हो रहा है कोई भी डिज़ीज़।
स्टडी गाइड के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कि हमें डिफ़ाइन करना होता है कॉज क्या है और डिज़ीज़ कौन सी है। डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं मुख्तलिफ वेब ऑफ कॉजेशन के। हमने इसमें 3 देखे, चेन ऑफ इन्फेक्शन देखा और व्हील मॉडल हमने देखा, और सबसे जो अहम था हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। वो ज़्यादातर हर जगह यूज़ किया जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड भी इसको कहते हैं, उसकी एग्जांपल क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं सफिशिएंट या नेसेसरी कंपोनेंट कॉजेज़ कौन से हैं। कंस्ट्रक्ट करते हैं वेब मॉडल को फॉर रिपीटिंग ब्रीडिंग या बुफेलोज़ की एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, यानी कि बुफेलोज़ की ब्रीडिंग को अगर आप चेक करना चाहें तो व्हील मॉडल के, क्योंकि एनवायरनमेंट उसमें ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है, वेरिएबल्स होती हैं जो कि ससेप्टेबल डायरेक्ट मेजरमेंट करती हैं उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ पे पर्सन इन कम्युनिटी से। हम देख ही रहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं, वो लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक है, और वो एक्सपोज भी हो रहे हैं इन एजेंट्स के ज़रिए, यानी कि उन एजेंट्स को पोर्टल ऑफ एंट्री भी मिल रही है इनके अंदर जाने के लिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं। हेल्थ स्टेटस क्या है, इंडिकेट करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन। इसकी क्या है, यानी कि इसकी एग्जांपल ये है कि हम इसके ज़रिए क्या इंक्लूड करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड कितना है, लोग कितनी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी कि अभी पाकिस्तान के अंदर देखा जाए लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी और डिसेबिलिटी या क्रोनिक डिजीज़ रेट कितना है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट कितना है, डिसेबिलिटी कितनी हो रही है, क्रोनिक डिजीज़ कितनी हो रही हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिकेटर भी हमारे पास देख लेते हैं कि जिसमें वैलिड आता है कि जो मेजर कर सकते हो कि कितनी सब दे शुड एक्चुअली मेजर व्हाट दे आर, सही है, जो है उसको किस तरह मेजर कर सकते हो वो, यानी कि वो वैलिड या रीज़नेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए वो रिज़ल्ट। अगर कोई भी उसके बारे में रिसर्च करे तो वो दोबारा सेम आना चाहिए। सेंसिटिव होना चाहिए, दे शुड बी सेंसिटिव टू चेंजेस इन द सिचुएशन कंसर्न, और स्पेसिफिक होना चाहिए, फीसिबल और रिलेवेंट होने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ हम देखते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर डिलीवरी, यूटिलाइजेशन रेट्स या अदर इंडिकेटर्स, या इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। यानी कि ये सारी बहुत ईजी हैं जिनके बारे में आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि हेल्थ इंडिकेटर कौन से हैं। अब यूजेस क्या है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के, कि जिसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं हेल्थ ऑफ कम्युनिटी को। डिस्क्रिप्शन हम लोग दे सकते हैं हेल्थ को कम्युनिटी के हवाले से, कंपैरिजन कर सकते हैं हेल्थ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, यानी कि कंपैरिजन एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सी हेल्थ की नीड्स है वहाँ पे, और उनको प्रायोरिटाइज़ करना है, उनको वो पहले वो चीज़ें मुहैया करनी है। इवेलुएशन करनी है हेल्थ सर्विसेज की, प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, यानी कि सही तरह पैसे जो रिसोर्सेज हेल्थ के लिए वो सही जगह लगाने हैं। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ सक्सेस हमने देखना है कि जो हमने तरीके किए हैं, जो चीज़ें हमने प्रोवाइड की, उनकी वजह से लोगों की हेल्थ बेहतर हुई है या नहीं हुई। ये रेफरेंसेस हैं। और लास्ट में हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच इन कम्युनिटी क्या है, कि जिसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट, यानी कि जब भी कोई डिज़ीज़ होती है पॉपुलेशन के अंदर तो एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो डिज़ीज़ कहाँ से आ रही है और किसको ज़्यादातर होगी या किसको ज़्यादातर इम्पेक्ट होगा, किसको ज़्यादा नुकसान होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको देखते हैं कि उस बीमारी को, डिज़ीज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट हम किस तरह कर सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले लोगों को किस तरह बता सकते हैं कि वो अपने आप को इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकें। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।